हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इंटरनल रेस्पिरेशन के अंडर में फर्स्ट पॉइंट देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है, तो CO2 जो होता है ना, इट इज़ ईजीली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये ईजीली वाटर में सोल्यूबल होता है and it is transported, CO2 is transported by RBC and plasma in three different forms. तीन फॉर्म्स में ये ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स है। नंबर 1 बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म, बाय बाइकार्बोनेट आयंस एंड बाय रेड ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म। CO2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म और ये 7% ही होता है। ठीक है, ओनली 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड। 7% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म। डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? एज कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना, मतलब अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, जैसे CO2 डिसॉल्व होता है H2O में, मतलब वाटर में डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद इसका बनता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, डिसॉल्व होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ये लंग्स की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इन लंग्स में जाने के बाद में कार्बोनिक एसिड जो होता है ये ब्रेक होता है। इट ब्रेक्स इनटू अगेन CO2 एंड H2O। ठीक है ना, सो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। CO2 H2O में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनता है, लंग्स में जाने के बाद में कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है और अगेन इससे CO2 एंड H2O बनता है। ठीक है, अब ये जो H2O यहाँ पे रिलीज हो गया है, दिस H2O रिलीज आउट ऑफ लंग्स, मतलब हम इस H2O को हमारे लंग्स से बाहर एक्सेलेशन प्रोसेस से निकाल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्लाज्मा के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है एज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट आयंस। ये होता है 70%। तो इसमें क्या होता है? ठीक है, नियरली 70% CO2 रिलीज होता है बाय टिश्यू सेल्स। टिश्यू से रिलीज होता है। ठीक है, इट इज रिलीज बाय टिश्यू सेल्स। ठीक है, तो टिश्यू सेल्स से इट डिफ्यूजेस इनटू CO2 कहाँ डिफ्यूज होगा? पहले प्लाज्मा में डिफ्यूज होता है और उसके बाद इट डिफ्यूजेस इनटू द RBCs। ठीक है, तो ये CO2 जो टिश्यू सेल्स के द्वारा रिलीज हुआ है, ये पहले प्लाज्मा में डिफ्यूज होता है, उसके बाद में RBCs में डिफ्यूज होता है। तो अब RBCs में क्या होता है? दिस CO2 इन RBCs, this CO2 combines with
वाटर। ठीक है, ये CO2 वाटर के साथ कंबाइन होता है और क्या फॉर्म होगा? इट फॉर्म्स अगेन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, मगर यहाँ पे एक एंजाइम का यूज़ होता है। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये एंजाइम, ठीक है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में CO2 और H2O से कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, एंड दिस एंजाइम इज Zn कंटेनिंग। इसमें Zn होता है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम्स होता है ये। ठीक है, Zn कंटेनिंग ये एंजाइम होता है और इस एंजाइम के द्वारा CO2 और H2O कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनता है। और एक बात ध्यान रखने जैसी है कि जो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज है ये सिर्फ RBCs में होता है, ये प्लाज्मा में नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा ना कि CO2 और H2O से कार्बोनिक एसिड बनता है, लेकिन प्लाज्मा में कार्बोनिक अनहाइड्रेज नहीं होता है, ये सिर्फ कहाँ होता है? इन RBCs। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है RBCs में, ये किसके प्रेजेंस में बन रहा है? Zn कंटेनिंग कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में बन रहा है और यहाँ पे अब्सेंस में बन रहा है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? RBCs में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन RBCs। ठीक है, आगे ध्यान में, ये सिर्फ RBCs में प्रेजेंट होता है। देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन का रेट है इज हायर इन RBCs देन प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड इतना फास्ट नहीं बनता है जितना फास्ट वो RBCs में बनता है। मतलब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन का रेट RBCs में प्लाज्मा से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, दिस कार्बोनिक एसिड ये अनस्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होने के कारण डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, सेपरेट हो जाता है इनटू SCO3 आयन एंड हाइड्रोजन आयन in presence of enzyme कार्बोनिक अनहाइड्रेज। मतलब डिसोसिएट होने के लिए भी कार्बोनिक अनहाइड्रेज यूज़ होता है। ठीक है ना? मतलब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये अनस्टेबल होता है एंड दिस कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू SCO3 आयन और हाइड्रोजन आयन। SCO3 आयन मतलब बाइकार्बोनेट आयन्स, इसमें ये डिसोसिएट हो जाता है। मतलब कैसे कि यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनटू HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, बाइकार्बोनेट आयन, ये जो है ना
इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है इन द आरबीसीज. इट लीड्स टू लार्ज accumulation inside RBCs. RBCs में ये इसका accumulation होने लग जाता है, मतलब इसकी मात्रा RBCs में बढ़ जाती है. ठीक है ना. तो इसके होल रिएक्शन कैसे होंगी? RBCs में CO2 और H2O कंबाइन होके H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड बनेगा. ठीक है. कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, सो इट डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है ना. इट इज़ ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ Ca. अब क्या होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ना, इट मूव्स आउट ऑफ आरबीसीस से ये बाहर निकल जाता है. ठीक है. और आरबीसीस से बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आरबीसीस के अंदर चार्ज का इम्बैलेंस होता है. अगर आरबीसीस में ये बाहर निकल गया तो देयर इज इम्बैलेंस ऑफ चार्ज. ठीक है. चार्ज का इम्बैलेंस हो जाएगा ना, तो टू मेंटेन this ionic balance between RBCs and प्लाज्मा. RBC और प्लाज्मा के बीच आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर, मतलब आरबीसीस के अंदर है ना, Cl diffuses into the RBCs. ठीक है. तो ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए, आरबीसीज और प्लाज्मा का बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो क्लोराइड आयन होता है वो कहाँ डिफ्यूज़ हो जाता है? आरबीसीज में डिफ्यूज़ हो जाता है. और दिस मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन is known as क्लोराइड शिफ्ट. इसे क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं. समझ में आ गया क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैमबर्गर्स फिनोमिनॉन. हैमबर्गर्स फिनोमिनॉन. ठीक है. तो समझ में आ गया ना कि आरबीसीज में से ये बाहर निकल आता है बाइकार्बोनेट आयन. इसके वजह से चार्जेस इम्बैलेंस हो जाते हैं. तो ये जो आयोनिक बैलेंस आरबीसीज और प्लाज्मा, मतलब मूव्स आउट ऑफ आरबीसीज, मतलब ये प्लाज्मा में आ जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे आरबीसीज में इम्बैलेंस हो जाता है. तो ये इम्बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आरबीसीज में शिफ्ट हो जाता है. तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमिनॉन. समझ में आ गया? ओके. ठीक. अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन जो होता है, जो आरबीसीज से बाहर निकलता है और प्लाज्मा में आ जाता है. प्लाज्मा में आने के बाद में इट जॉइंस विद द सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन. इन दोनों में से किसी से भी वो जॉइन हो जाता है. ठीक है. फॉर्मिंग NaHCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट और KHCO3 मीन्स पोटेशियम बाइकार्बोनेट. तो इससे क्या होता है कि वहाँ का pH बैलेंस मेंटेन हो जाता है. यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे. देखिए, कार्बोनेट आयन जो होता है वो कंबाइन होता है सोडियम आयन के साथ में और बन रहा है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है ना.
और अगर बाइकार्बोनेट आयन पोटेशियम आयन के साथ कंबाइन होता है तो KCO3 मतलब पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है और इससे क्या होता है, pH बैलेंस हो जाता है। अब जो H आयन जो RBCs में ही है, RBCs में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है ना, उसके द्वारा टेकअप किया जाता है। मतलब ये H आयन जो RBCs में, बाइकार्बोनेट आयन तो बाहर निकल गया, लेकिन H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन RBCs में ही रह गया। तो ये जो H आयन है ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ में कंबाइन हो जाता है और बनता है HHB यानी रिड्यूस HB। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, इट लोअर्स ब्लड pH, ये ब्लड का pH कम करता है, मतलब 7 से नीचे चला जाएगा। लेकिन हीमोग्लोबिन के द्वारा ये बफर्ड किया जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में ये कंबाइन हो जाता है एंड फॉर्म्स डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे बोलेंगे हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब रिड्यूस्ड HB, इसे बोलेंगे हम रिड्यूस्ड HB। ठीक है ना। तो ये तो हो गया टिश्यूज़ में और ब्लड में कि बाइकार्बोनेट आयन का क्या होता है और हाइड्रोजन आयन का क्या होता है। अब हम देखेंगे एट द लेवल ऑफ लंग्स में क्या होता है। लंग्स कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई लंग्स में होते हैं। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन होता है ये ब्लड के द्वारा कहाँ पे लाए जाते हैं, लंग्स में, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आयन और ये बाइकार्बोनेट आयन, ये दोनों कहाँ पे आते हैं, लंग्स में आते हैं। अब लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर कैसा है रहता है, लो होता है। लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर लो होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये जो बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन ये रिकम्बाइन हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे एडिशन दिया है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस, और क्या बनता है, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। मतलब जो टिश्यूज़ में वो डिसोसिएट हो गए वो यहाँ पे फिर से रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। लंग्स में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है ना, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में आ जाता है वो, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, CO2 का, क्योंकि टिश्यूज़ में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जो फूड होता है वो वहाँ पे ब्रेक होता है तो CO2 बनता है, तो वहाँ पे टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होगा और O2 का कम होगा। लेकिन इसका उल्टा लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और CO2 का लो होगा, ठीक है ना। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये जो हाइड्रोजन आयन ब्लड के द्वारा बाय ब्लड ये लंग्स के तक पहुंचाए जाते हैं, तो लंग्स में आने के बाद में ये रिकम्बाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। बाद में ये जो कार्बोनिक एसिड है ये इट इज़ डिसोसिएट्स इनटू, ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, इट डिसोसिएट इनटू CO2 एंड H2। ये CO2 और H2O में डिसोसिएट हो जाता है, और ये जो CO2 है ना ये हम आउट ऑफ द लंग्स रिलीज कर देते हैं, मतलब हम एक्सेल कर देते हैं। तो इस तरह से CO2 का
ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी कार्बोनिक अनहाइड्रेस के मदद से ही होती है। तो ये हो गया हमारा CO2 ऑफ मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो इस तरह से ये जो CO2 यहाँ पे बनता है ना, ये हमारे लंग्स से बाहर एक्सहेल हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स के द्वारा CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो CO2 होता है ना, इट बाइंड्स विथ अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, उसके साथ बाइंड होता है CO2 एंड फॉर्म लूजली बाउंड कंपाउंड, और इसके वजह से एंड फॉर्म लूजली बाउंड कंपाउंड, जिसे हम बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इजीली डिसोसिएट हो जाता है। कहाँ पे डिसोसिएट होगा? इन द लंग्स एल्वियोलर रीजन। ठीक है, क्योंकि ब्लड के द्वारा वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। अब एल्वियोलर रीजन में इजीली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो है और इजीली डिसोसिएट होकर क्या होता है, हीमोग्लोबिन और CO2 अलग हो जाता है, और ये जो CO2 है ना, ये हमारे लंग्स से बाहर निकल जाता है। तो रिएक्शन कैसी होगी? सबसे पहले हमने देखा कि हीमोग्लोबिन में जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, अमाइनो ग्रुप, तो इसके साथ में कंबाइन होता है CO2। ठीक है, CO2 कंबाइन होने के बाद क्या बनता है, HbCO2, मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। अब ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, HbCO2, ये कहाँ जा रहा है? ये एल्वियोलाई में जा रहा है। एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे लो होता है, तो HbCO2 एल्वियोलाई में जाके इजीली डिसोसिएट हो जाता है और इट डिसोसिएट इनटू ब्रेक्स इनटू हीमोग्लोबिन एंड CO2। तो ये जो CO2 है ना, इट रिलीजेस आउट ऑफ लंग्स, मतलब इसे हम एक्सहेल कर देते हैं। तो इस तरह से रेड ब्लड सेल्स के द्वारा भी CO2 ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और ये होता है 23%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया।